सबसे पहले मैं हमारे बहुत ही सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और मुंगेर के प्रथम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए पहले सांसद स्वर्गीय बनारसी प्रसाद जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपने बिहार की इस विभूति के व्यक्तित्व और उनके कामों पर आधारित पुस्तक, जिसका संकलन डॉक्टर साहब ने रणवीर जी ने किया है, उसके विमोचन के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। और पुस्तक का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, अंग प्रदेश का गांधी। जी, बहुत अच्छा लगा। और इत्तेफाक से कल मैं मुंगेर में था। मुंगेर यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था और डॉक्टर और हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबू जी के नाम से जो लाइब्रेरी है और जिसमें उनका अपना निवास भी होता था जब वो मुंगेर प्रवास करते थे, वहाँ जाने का भी मौका मिला। और वो सब अंग प्रदेश का ही हिस्सा था। दानवीर कर्ण वहाँ के राजा थे। और जो भी अभी मुझे बिहार में आए हुए 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, तो इसलिए अपने अल्प ज्ञान के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा स्वर्गीय बनारसी बाबू के बारे में, और वो ये 4 लोग थे मुंगेर में जो उन्होंने साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी और बाद में भी वो केवल राजनीतिक साथी नहीं थे, बल्कि उनके बीच में ज़बरदस्त भाईचारा था। स्वर्गीय बनारसी बाबू 5 बार 1921 में, 1930 में, 32 में, 40 में और 42 में उन्होंने जेल यात्राएं की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार किया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, उसके वो शिकार बने। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि वो बहुत अच्छे वक्ता भी थे और उसके साथ साथ उनकी रुचि पत्रकारिता में भी थी, युवा अवस्था से ही। 1942 में मुझे बताया गया कि वो राष्ट्रवाणी पत्रिका के प्रबंधक निदेशक बने और आगे चलकर नवशक्ति के भी प्रबंध निदेशक बने। ये आपको बता ही दिया गया कि कैसे उन्होंने और विभूति मिश्र जी ने बाबू जगजीवन राम जी को की अनुशंसा करके उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया। और मुझे बहुत खुशी है कि उनकी उस सेवा की परंपरा को, देश के प्रति समर्पण की भावना को उनकी आने वाली नस्लों ने उसको जारी रखा है। उनके पुत्र कैबिनेट मिनिस्टर थे और वो कैबिनेट मिनिस्टर के नाते नहीं, बल्कि उनका जो योगदान है और वो आध्यात्मिक साधक भी थे, उसके लिए उन्हें ज़्यादा जाना जाता है। और यहाँ समीर जी हैं जो विधान परिषद के सदस्य हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी जो ये शानदार विरासत है, परंपरा है, इसको ये और आगे बढ़ाएंगे। मैं परिवार के प्रति अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बिटिया कहाँ गई बिटिया? मुझे बहुत खुशी हुई कि ये टिस में, ओ बेटा टिस में, और क्या है सब्जेक्ट बेटा? मूसा interrogating the development question of Musahar. मुसाहर कम्युनिटी।
मूसाहार समाज के विकास के प्रश्नों को लेकर ये शोध कार्य कर रही हैं, तो मैं इनको भी अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम कल बिहार दिवस था और जो कार्यक्रम हैं वो 3 दिन चलेंगे, कल तक चलेंगे 24 तारीख तक। आज शहीद आज़म भगत सिंह का भी जन्म दिवस है। आज हमारे एक दूसरे राजनेता भी थे, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे डॉक्टर लोहिया, उनका भी आज जन्मदिन है। तो मैं अपने आप से ये प्रश्न करता हूँ कि ये लोग, ये जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए और भगत सिंह जी का पढ़िए तो अपने परिवार को मिलने आने से भी मना कर दिया जेल में कि परिवार के लोग वहाँ आएंगे, सबको मालूम है कि ये फांसी लगने वाली है, तो वो जिस दुखी मन के साथ आएंगे, उन्होंने कहा वो मैं नहीं चाहता, मैं दुखी मन के साथ फांसी पे नहीं चढ़ रहा हूँ, मैं तो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा हूँ और मैं दुखी मन के साथ ये काम नहीं कर रहा। या हमारे दूसरे स्वतंत्रता सेनानी बनारसी बाबू, डॉक्टर लोहिया और कितने स्वतंत्रता सेनानी, क्या इन्हें पक्का यकीन था कि इनके जिंदा रहते आज़ादी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई अपने जीवन में ये स्वतंत्रता जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं शायद न मिले, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने उसी के लिए त्याग, बलिदान, तपस्या की। और स्वतंत्रता का अर्थ क्या था उनके दिमाग में? मैं खुद अपने आप से सवाल करता हूँ, क्यों स्वतंत्रता चाहते थे? जितना आप इनको पढ़िए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को बहुत, महात्मा गांधी से लेके पंडित जी, दूसरे लोगों ने बहुत लिखा है। जितना इनको पढ़िए स्पष्ट होता चला जाता है कि बात केवल पराधीनता से मुक्ति की नहीं थी, केवल विदेशी शासकों की जगह भारतीयों को शासन तंत्र का जिम्मेदार बनाना नहीं था। स्वतंत्रता का मतलब है कि पराधीन रहते हुए अपनी विरासत के प्रति जो उदासीनता आई थी, जो विस्मृति आई थी, उससे मुक्ति पाना। और ये बहुत, मेरे नज़दीक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैं मुंगेर में यही बात की मैंने। बिहार दिवस है, क्या केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम कर देने से बिहार दिवस मनाने का काम पूरा हो जाएगा? नहीं। एक लंबे समय तक बिहार, ये क्षेत्र भारत की केवल राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी रहा है। प्रज्ञा और बुद्धिमत्ता का केंद्र रहा है। अगर हम अपनी उस विरासत का बोध न करें और उस विरासत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश न करें, तो हम वास्तव में फिर बिहार दिवस मनाने का कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता है। बिल्कुल ताली मत बजाइए। ताली में मुझे डर ये लगता है कि जोश बढ़ जाता है और होश कम हो जाता है। मैं आपसे चाहता हूं, जो मैं आज कह रहा हूं इसको गौर करिएगा, इस पे दिमाग लगाइए थोड़ा। बिहार पिछड़ा हुआ प्रदेश है, सालों से बीमारू राज्यों में एक है। और जो बिहारी बिहार के बाहर हैं, उनमें कोई आपको बीमारू नजर आता है? सब समृद्ध है।
किसी भी दूसरे के मुकाबले में किसी प्रतिस्पर्धा में वो आगे। कल ही मुझे बताया गया कि प्रशासनिक सेवाओं में देश की आबादी तो 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा है। बिहार की आप कितनी है जी? तो कितने प्रतिशत हुई देश की आबादी? हुआ 10% से हर 10 में एक प्रशासनिक अधिकारी बिहार का है। अगर हम पिछड़े हुए हैं तो फिर ऐसा क्यों है? पंजाब में चले जाइए आप, जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जो भारत का अन्न, खासतौर से गेहूं पैदा करने का मुख्य, पूरे देश के लिए गेहूं पैदा होता, आज की तारीख में नहीं, पिछले कई दशकों से सारी कृषि का काम बिहार के लोग और थोड़े से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, जिसमें मेरा पुराना चुनाव क्षेत्र बहराइच भी शामिल है, वो लोग कर रहे हैं। और अब मुझे बताया गया है कि वो केवल मजदूर नहीं है, अब बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्ट पे खेत लेकर, जमीनें लेकर खेती कर रहे हैं। यहाँ कहीं से भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई जगह नहीं जहाँ बिहारी ना। अब इस बिहारी की पहचान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है? आप किसी समुदाय के हों और किसी जाति के हों, कश्मीर वाला आपको क्या कह के पुकारता है? बिहारी। केरला वाला क्या कहता है? बिहारी। बम्बई में मैं 2 तारीख को यहाँ ओथली, जनवरी को 5 को बम्बई में था। लोगों ने मुझसे पूछा कि केरला और बिहार में क्या फ़र्क लग रहा है। मैं क्या फ़र्क तो अभी नहीं बता सकता, मैं समानता बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा समानता क्या है? मैं क्या, दुनिया का स्वास्थ्य हेल्थ सिस्टम केरला के बगैर नहीं चल सकता और भारत में किसी जगह भी काम बगैर बिहारी के नहीं चल सकता। मैं क्या, आप बताइए, बम्बई वालों से मैंने पूछा, मैंने कहा आप बताइए, अगर कल को हम बिहारी यहाँ से चले जाएं तो आप चला लेंगे बम्बई को? ईमानदारी से उनका नहीं चला पाएंगे। इनका समानता बता सकते। अब ये गौर करने की बात है, जहाँ यहाँ से गए लोग, उनकी पहचान बिहारी है, वहाँ वो शानदार काम करते हैं। बिहार में आपको कोई बिहारी मिलता है? ईमानदारी से बताइएगा। बिहार में हम या तो इस संप्रदाय के हैं या उस संप्रदाय के हैं, इस जाति के हैं या उस जाति के हैं। बिहार में हम बिहारी नहीं है, बाकी सब जगह बिहारी है। बिहारी बन जाइए बिहार में सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और भाई गौर करिए, बिहार ने, मैंने पहले ही कहा, केवल राजनीतिक तौर पे नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी भारत की संस्कृति के निर्माण में मामूली योगदान नहीं है भारत का। भारतीय संस्कृति का क्या दृष्टिकोण है इस मामले में? मैं ये अभी आपने फोटो दिखाया, कितने साल पहले का सर? 86। हम कब गए थे आपके यहाँ? 88 में। आपसे पूछता हूँ, ये मेरा चित्र है, मैं ये हूँ जो इसमें नजर आ रहा हूँ। 2-4 बाल यहाँ सफेद थे इस जगह। मैं तो अब वो हूं नहीं जो इस चित्र में नजर आ रहा हूं। इसी को भारतीय संस्कृति ने कहा, श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदावंता ग्रंथा कोटिशः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरः। आदि शंकर ने कहा, जो परिवर्तनशील चीज है वो मिथ्या है। कहा जगत जो है ये मिथ्या, ये नहीं कहा असत्य है, असत नहीं कहा है। असत में और मिथ्या में फर्क है।
कहा ब्रह्म अकेला सत्य है, ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी है वो मिथ्या है। मिथ्या उन्होंने किस चीज को कहा? जो अपनी स्थिति पर, जो कल की स्थिति थी वो आज ना हो, जो आज की स्थिति है वो कल नहीं रहे। तो जो स्थिति बदल रही है वो मैं कैसे हो सकता हूं? वो चीज मेरी पहचान कैसे हो सकती है? अगर मेरी पहचान ये है 1986 में, तो फिर ये व्यक्ति तो आज नहीं है। आज तो जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा उसके सारे बाल सफेद। तो ये मेरी पहचान कैसे बनेगा 86 का फोटो? भारत के चिंतक, थॉट लीडर्स, ऋषि मुनि, उन्हें किसी प्रश्न ने परेशान किया तो यही था कि मैं कौन हूं। अपने आप को जानने के लिए जब आदि शंकर कम उम्री में निकले केरला से और नर्मदा के जिस गुरु को ढूंढ रहे थे वो उन्हें नर्मदा के किनारे मिल गए और उन्हीं से उनका पता पूछा, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही कम उम्र का लड़का। तो उससे उन्होंने पूछा तुम कौन हो? ये बताने से पहले कि मैं ही हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो कहा यही जानने के लिए तो गुरु को ढूंढ रहा हूं। और फिर उस कम उम्री में उन्होंने एक 6 श्लोक का निर्वाण शतकम है, एक एक श्लोक पढ़िए, आदमी घंटों उसके बारे में सोचता ही रहता है। तुम कौन हो इसका जवाब देते हैं, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न चा श्रोत्र जीवे, न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं कान नहीं, मैं नाक नहीं, मैं आंख नहीं, मैं व्योम नहीं, मैं भूमि नहीं, मैं कुछ भी नहीं। फिर तुम क्या हो? मैं आत्मा हूं और आत्मा है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। जिस देश की संस्कृति इस शरीर को भी पहचान का माध्यम न मानती हो, वो कहते ये शरीर तुम्हारी पहचान का, ये है वास्तविकता है। लेकिन ये भौतिक वास्तविकता है, ये तुम्हारी असल वास्तविकता नहीं। हमने विभिन्नता का, अनेकता का, इस संस्कृति ने उसका सम्मान करना सिखाया है, उसको स्वीकार करना सिखाया। लेकिन उसके साथ में एक बात कह दी तो गजब की बात है, मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना, मृत्योसा मृत्युं गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। दिमाग से लगा कि ये बात समझो, आपका व्ययम के पहले तो कह दिया कि ये जो विविधता नजर आ रही है इसको स्वीकार करो, इसका सम्मान करो। सो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये थी, ये परमात्मा का फैसला है कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। तो हर किसी में परमात्मा को देखो, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा जीव। ये परमात्मा का रूप है हर एक का, इसको स्वीकार करो, सम्मान करो। लेकिन साथ में क्या कह दिया कि चूंकि सब उसी एक स्रोत से पैदा हुए हैं, इसलिए इसकी वास्तविकता, जो वास्तविक इस अनेकता के पीछे छुपी हुई वास्तविक एकता को पहचानने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उनका जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति नहीं है। और ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है सामने से नजर आने वाली विभिन्नता, अनेकता के पीछे छुपी हुई वास्तविक एकता को इंसान देख सके। ज्ञान का असल उद्देश्य। हमारा काम ये नहीं है कि हम
संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर दीवारें उठाएं। हमारा काम यह है कि हम उस पहचान का सम्मान करें, लेकिन सबके बीच जो छुपी हुई एकता है उस एकता को पहचानें और उसको मजबूत करें। और ये आपने नाम दिया है अंग प्रदेश का के गांधी, यही नाम है। तो मेरे ख्याल से ये टाइम तो हो गया, लेकिन ये कहना जरूरी है। अंग प्रदेश किस राजा के नाम से जाना जाता है? कर्ण। पैदा हुए तो माँ ने टोकरी में रख के नदी में बहा दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। परशुराम जी के पास पहुंच गए शिक्षा लेने, तो वो एक दिन शिक्षा तो दी उन्होंने, लेकिन एक दिन सो गए और कर्ण की टांग पर सर रखकर सो गए। उसकी टांग में किसी कीड़े ने काट लिया, खून बहुत बहा, और ये गुरु की निद्रा भंग ना हो उसके लिए ये उस तकलीफ को सहते रहे। जब उठे वो, उन्होंने देखा इतना खून है, तो उन्होंने कहा भाई तुमने बताया क्यों नहीं, और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम अपनी जाति गलत बता रहे हो। इसी की जो जाति है तुम बता रहे हो, वो ये काटने के बाद बैठा रह ही नहीं सकता था। और उन्होंने शराब दे दिया। गलती से एक तीर चल गया जिससे एक गाय मर गई, उसकी मालिकन ने शराब दे दिया, महिला थी। तो सारा जीवन अपमान सहा उस आदमी ने। काहे के ऊपर? क्योंकि जन्म आधारित कुछ धारणाएं बनी हुई थी जिसकी वजह से इतनी परेशानियां कर्ण ने सही। लेकिन आखिर में क्या कहा? भगवान कृष्ण से बातचीत करते हुए जब भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई तुम अपना रोना रो रहे हो, मेरा इंतजार तो मौत उस वक्त कर रही थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तुम्हें तो पैदा होने के बाद माँ ने टोकरी में रखा ना। तुम कम से कम देखते तो थे युद्ध का की जो शिक्षा दी जा रही थी। मैं तो गायों को चराता था, और उन्होंने अपने पूरी जीवन गाथा सुनाई कि मैंने तो इससे ज्यादा। सारा मामला ये है कि जो भी परिस्थितियां, उन परिस्थितियां मेरे वश में नहीं है। परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करना है ये मेरे वश में है। और इसका क्या असर हुआ? कर्ण ने ऐसी बात कही है जो आज के इस माहौल में जहां हम अपनी पहचान छोटी छोटी चीजों में अपनी पहचान बताते हैं, उससे हमें एक रास्ता निकल सकता है। अंग प्रदेश के गांधी की किताब के विमोचन के मौके पे वो अगर हम जाने और उससे हम शिक्षा ले सकें तो मैं समझता हूं कि वो बड़ी उपलब्धि होगी। और कर्ण ने कहा, आखिर में कहा है सूतो व सूत पुत्रो वायो वा को वा भवाम्यहम देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम। मैं सूत हूँ। सूत कहते हैं रथ चलाने वाले को, सूत कहते हैं कपड़ा बिनने वाले को। मैं चाहे वो हूँ, कपड़ा बिनने वाला हूँ, चाहे रथ चलाने वाला हूँ, या मैं कोई भी हूँ। मैं किस कुल में पैदा हुआ ये मैंने फैसला नहीं किया, ये देवों ने फैसला किया, ये किस्मत ने फैसला किया। लेकिन पैदाइश मेरी कहीं भी हुई हो, मैं अपने जीवन में क्या करूं ये सब कुछ मेरे पुरुषार्थ पे निर्भर करता है। जन्म और जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे कोई फायदा तलाश करना मेरे नजदीक मानव प्रतिष्ठा का अपमान है। हमारी समाज की ये जिम्मेदारी है कि जो कमजोर हैं, जो किसी तरह भी वंचित हैं,
हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें, लेकिन समाज सुनिश्चित करें कि वो विकास और प्रगति की दौड़ में बराबर से शरीक, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। लेकिन हमें ये अधिकार नहीं है कि हम हर छोटी छोटी चीज़ पर दीवारें आपस में खड़ी करें। फिर तो जो मैंने कहा कि वो हमें वार्निंग दी गई है, हमारी संस्कृति हमें इसके लिए वार्निंग देती है कि जो कोई इस अनेकता को वास्तविक समझेगा, सम्मान करना है अनेकता का, स्वीकार करना है, लेकिन अगर उसके पीछे छुपी हुई वास्तविक एकता को नहीं देखेंगे तो क्या कहा, मृत्यु सा मृत्युम गच्छति, एक जन्म से दूसरे जन्म में चलते रहो, मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमें इसका बोध नहीं होना चाहिए। अगर इसका बोध हो जाएगा हमें तो इतना टैलेंट है बिहार के अंदर, एक दूसरे की अगर टांग पकड़कर ना खींचे तो इतना टैलेंट है कि बिहार फिर अपने अतीत को दोहरा सकता है और फिर उसी जगह आसीन हो सकता है। बिहार पूरे देश का नेतृत्व कर रहा था। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।